देखिए 12th वीडियो है दोस्तों ये लक्ष्मीकांत की 6th एडिशन की किताब की। आगे बढ़ने से पहले मैं बस वही बोलना चाहूंगा जो हर वीडियो में आपसे बोलता हूं। अगर अब तक आपने लक्ष्मीकांत 6th एडिशन की किताब को नहीं खरीदा तो प्लीज खरीद लें, अपने सामने उसकी हार्ड कॉपी लेके बैठें और मेरे साथ पढ़ाई करें। यहाँ पे मैं आपके साथ क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ। एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, धर कमीशन के बारे में बात करेंगे, जेवीपी कमीशन के बारे में बात करेंगे जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और प्रतापी सीतारामैया थे, और तीसरा फजल अली कमीशन के बारे में बात करेंगे। आंध्र स्टेट के लिए जो एजिटेशन हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। एक बहुत बड़े लीडर थे पोटी श्रीरामुलु, ये आंध्र के लीडर थे, इनका क्या रोल रहा था आंध्र प्रदेश के बनने में, इन सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। अब जब हमें आजादी मिली दोस्तों, हमारा जो देश था वो दो भागों में बटा हुआ था। आपको दिख रहे हैं, एक ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं, एक प्रिंसली स्टेट्स हैं। ऑब्वियस सी बात है, प्रिंसली स्टेट्स में जो वहां के राजे रजवाड़े थे उनका राज था, बट ओवरऑल जो सोवेरेनिटी थी, ओवरऑल जो राज था वो ब्रिटिशर्स का ही था। बस ब्रिटिश प्रोविंसेस को डायरेक्ट ब्रिटिश एडमिनिस्टर करते थे और प्रिंसली स्टेट्स को वहां के राजे रजवाड़े एडमिनिस्टर करते थे ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिशर्स। ओके, आप देखेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के थ्रू दो अलग अलग कंट्रीज बन जाएंगी जिनको उस समय पे बोला गया डोमिनियन। एक बना डोमिनियन ऑफ इंडिया, दूसरा बना डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। तीसरा हुआ ये कि भाई जितने भी आपके प्रिंसली स्टेट्स थे उन प्रिंसली स्टेट्स को ये ऑप्शन दिया गया कि आप पाकिस्तान में भी मिल सकते हैं, आप इंडिया में मिल सकते हैं और आप चाहें तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो अगर ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया की बात की जाए, ये जितना भी आपको यहाँ पे येलो रंग का इलाका बन रहा है, यहाँ पे मैं पाकिस्तान वाले इसके इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये NWFP वाले इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो येलो इलाका आपको दिख रहा है, फिर इधर हैदराबाद दिख रहा है आपको, ये नॉर्थ ईस्ट में चीजें दिख रही हैं आपको, तो इन इलाकों में लगभग 552 प्रिंसली स्टेट्स थे। इन 552 प्रिंसली स्टेट्स में से 549 प्रिंसली स्टेट्स ने डिसाइड किया कि हम इंडिया में मिलेंगे। और ध्यान दीजिएगा, इन 549 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मिलाना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल काम था। वल्लभ भाई पटेल जी ने काम किया था। 3 प्रिंसली स्टेट्स ऐसे निकल के आएंगे जो सीधे सीधे मना कर देंगे कि हमको इंडिया में नहीं मिलना है। एक होगा हैदराबाद, एक होगा जूनागढ़ और एक होगा जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं, या ये आप कह लीजिए प्रिंसली स्टेट्स हैं, जिन्होंने बोल दिया कि हम इंडिया के साथ नहीं मिलना चाहते। ये 3 प्रिंसली स्टेट्स जिसने बोला कि हम इंडिया के साथ नहीं मिलेंगे, आप अगर मैप में देखना चाहो इनको दोस्तों, तो ये आपको ये वाला जो लाल रंग का मैं शेड पोर्शन कर रहा हूं, ये हैदराबाद का प्रिंसली स्टेट था जिसने बोला कि हम इंडिया से नहीं मिलना चाहते हैं। यहाँ पे वो जूनागढ़ का प्रिंसली स्टेट था जिसने बोला कि हम इंडिया से नहीं मिलना चाहते हैं, ये वाली जगह पे। और ये आपका जम्मू एंड कश्मीर था जिसने बोला कि हम इंडिया से नहीं मिलना चाहते। तो ये जो स्टेट्स थे उन्होंने बोल दिया कि भाई हमें इंडिया में नहीं मिलना, हम आजाद रहेंगे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इनको इंडिया में मिलाना जरूरी था, तो हैदराबाद में किया गया पुलिस एक्शन। फिर जूनागढ़ में कराया गया रेफरेंडम, वहां के लोगों ने बोला कि भाई हम इंडिया में मिलना चाहते हैं। और कश्मीर में साइन हुआ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। कश्मीर में पाकिस्तान, आजाद पाकिस्तान की फोर्सेस ने अटैक कर दिया, आजाद कश्मीर की और पाकिस्तान की फोर्सेस ने अटैक कर दिया। तो भाई जो इनके राजा थे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया। 1950 में दोस्तों हमारा जो संविधान तैयार होकर आएगा उसमें 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन है स्टेट्स का। तो जो यूनियन टेरिटरीज हैं और जो स्टेट्स हैं जो आज की डेट में हमको यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स के फॉर्म में नजर आते हैं, उस समय पे वो 4 भागों में डिवाइडेड थे। ये भाग कौन कौन से थे? पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट्स, पार्ट सी स्टेट्स, पार्ट डी स्टेट्स। 1950 में कुछ इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन था। तो पार्ट डी स्टेट्स में आपको नजर आएंगे अंडमान निकोबार आइलैंड्स। पार्ट सी में क्या नजर आएंगे? देखिए पार्ट सी में दोस्तों कुछ फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स थे और जो चीफ कमिश्नर की प्रोविंसेस थी वो थी। तो इसमें अजमेर, कूर्ग, कूच बिहार, भोपाल, बिलासपुर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा नजर आएंगे। खास बात यह है दोस्तों कि 1950 के संविधान के हिसाब से पार्ट सी को डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर कर रही थी। यहाँ पे अभी लेजिस्लेचर नहीं था, पार्ट डी में वैसे ही नहीं था। फिर हम आ जाते हैं पार्ट बी स्टेट्स के बारे में। पार्ट बी स्टेट्स में क्या क्या है तो आपको दिख रहा है, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन जिसको पेप्सू बोलते थे, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रेवनकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश, ये आते थे पार्ट बी स्टेट्स में। ये पहले प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे और 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो इन पार्ट बी स्टेट्स में अपना खुद का लेजिस्लेचर था। और फिर आते हैं पार्ट ए स्टेट्स। पार्ट ए स्टेट्स दोस्तों वो हैं जो कि गवर्नर प्रोविंसेस हुआ करती थी पहले। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखिए बॉम्बे प्रोविंस, वेस्ट बंगाल प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, ये सीधे सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर थी, ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, सीधे सीधे ब्रिटिश यहाँ पे एडमिनिस्टर करते थे। तो बाद में ये अर्स्ट वाइल गवर्नर प्रोविंसेस थी जो कि बाद में
पार्ट ए स्टेट्स की तरह हमारे संविधान में नजर आएंगे। तो 1950 में जो टेरिटरी थी इंडिया की वो 4 चीजों में बटी थी, पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट्स, पार्ट सी स्टेट्स और पार्ट डी स्टेट्स। पार्ट ए और पार्ट बी में भाई इलेक्शन करके लेजिस्लेचर था, पार्ट सी डायरेक्टली एडमिनिस्टर था सेंट्रल गवर्नमेंट से, पार्ट डी भी डायरेक्टली एडमिनिस्टर होता था दोस्तों। यहाँ पे चीज आपको क्लियर हो गई, काफी जरूरी बातें बताई मैंने यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं आगे और अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीजों की, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले आएगा धर कमीशन, जिसके चेयरमैन थे आपके एस के धर। हुआ क्या दोस्तों कि भाई प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया से मिलाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। अब आजादी मिल गई, प्रिंसली स्टेट्स को मिला दिया गया, ठीक है। साउथ इंडिया का जो कल्चर था वो नॉर्थ इंडिया के कल्चर से काफी अलग था। तो साउथ इंडिया के लोगों ने बोला कि भाई अगर आप हमारे स्टेट्स को बना रहे हैं तो आप हमारे स्टेट्स लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाइए, मतलब हमारे स्टेट में एक भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा हों। ये साउथ इंडिया के सारे रीजन से ये जो डिमांड है वो आने लगी। इन डिमांड को तवज्जो देने के लिए और ये देखने के लिए कि स्टेट्स को किस तरीके से बनाना है, क्योंकि अभी के लिए एक टेम्पररी अरेंजमेंट करके रखा गया था, पार्ट ए बी सी और डी स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन को इनेबल करना अपने आप में एक बड़ी बात थी। तो उस समय पे जब कॉन्स्टिट्यूशन को इनेबल किया जा रहा था, बनाया जा रहा था, इस पे ध्यान नहीं दे पाए। फिर बाद में अब देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों वो लागू होगा 1950 में। वैसे तो 26 नवंबर 1949 को साइन हो जाएगा, ओके आपको प्रेम्बल में 26 नवंबर 1949 डेट दिखती है, बट पूरी तरीके से संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, जब हम रिपब्लिक बन गए। हुआ ये कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा संविधान बना रही थी तो 1940 के समय से, मतलब साउथ इंडिया में जो लोग थे वो साउथ इंडिया के लोगों की एक नेचुरल सी क्वेरी थी कि भाई हमारा जो स्टेट बनेगा उसमें हमारी कल्चरल होमोजेनिटी होनी चाहिए, मतलब हमारे कल्चर के लोग ज्यादा हों, हमारे लैंग्वेज के लोग ज्यादा हों, क्योंकि इंडिया में लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा है, बहुत डाइवर्स है। पहले तो क्या सब मिलकर लड़ रहे थे, अंग्रेजों से आजादी चाहिए थी। अब उन्होंने बोला कि हमें हमारा कल्चर सेफ गार्ड करना है। 1948 जून 1948 में भारत सरकार ने एक प्रोविजन एक कमीशन अपॉइंट किया जिसका नाम था लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन। इसकी जो चेयरमैनशिप कर रहे थे वो थे आपके एस के धर जी। एस के धर जी से बोला कि भाई ये जो डिमांड्स उठ रही हैं कि भाई स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करिए लिंग्विस्टिक बेसिस पे, इसके बारे में आप बताइए। तो भाई एस के धर ने इसके बारे में बातचीत करी। साइड साइड ये भी काम चल रहा था, साइड साइड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान भी बन रहा था, संविधान बनाने पे ध्यान थोड़ा ज्यादा था। अब देखेंगे कि लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस जो कमीशन है इसके धर जी के अंदर, ये अपनी रिपोर्ट देगा दिसंबर 1948 में, ओके। अब जब ये दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट देगा तो ये बोलेगा कि भाई लैंग्वेज के बेसिस पे जो ये आप स्टेट्स बनाने की बात कर रहे हैं ये डिमांड देखिए सही नहीं है। लैंग्वेज के बेसिस पे अगर आप स्टेट्स बनाएंगे तो फिर वही डिविजिव टेंडेंसीज आ जाएंगी जिसने हमारे देश को डिवाइड किया है। जरूरी ये है कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट ना बनाया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे स्टेट बनाया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा अच्छे से किया जा सके इसके बेसिस पे स्टेट बनाया जाए। जब ये रिपोर्ट आई आपकी एस के धर कमीशन की, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट पसंद आई, लेकिन भाई स्टेट्स में बवाल होने लगा। स्टेट्स ने बोला कि भाई ये क्या बात है, आप हमसे हमारी आइडेंटिटी छीन रहे हैं। तो काफी इस पर बवाल हुआ, काफी इसके खिलाफ आवाजें उठी। जब इसके खिलाफ आवाजें उठी दोस्तों तो भाई कहा गया कि एक दूसरी कमेटी बनानी चाहिए। तो फिर कांग्रेस ने क्या किया कि एक कमेटी बनाई, जेवीपी कमेटी। और ये जेवीपी कमेटी दोस्तों जब बनेगी तो आप देखोगे कि मैं यहां पे लिख देता हूं जेवीपी कमेटी, इसमें 3 बहुत मेन पर्सनालिटीज आएंगी। एक आएंगे आपके जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे प्रधानमंत्री जी पहले, दूसरे आएंगे आपके वल्लभ भाई पटेल जी और तीसरे प्रतापी सीतारमैया। ये जो 3 पर्सनालिटीज थी बहुत बड़े लेवल पे हमारे इंडिपेंडेंस में इन्होंने अपना रोल प्ले किया था। तो ये 3 लोग खुद आए सामने और एक कमीशन बनाया। चूंकि एस के धर कमीशन तो देखिए फेल हो गया था। इस जेवीपी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया अप्रैल 1949 में, ओके। अब आप कह सकते हो कि इस रिपोर्ट ये देखिए 1948 1949 में साथ साथ लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाने वाली बात भी चल रही है, लेकिन जो मेन फोकस था उस समय का वो था हमारा संविधान बनाना, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अलग चल रहा था। चलिए ठीक है, जेवीपी कमेटी ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की और ये बोला कि भाई देखिए लैंग्वेज के आधार पर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स नहीं हो सकता। और हमारे जो लीडर्स थे ना उन्होंने बहुत हद तक लोगों को ये समझाने की भी कोशिश की कि लैंग्वेज के आधार पर मत बनाइए, आपकी लैंग्वेज को सेफगार्ड करने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस किए जाएंगे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है जो साउदर्न रीजन में जो लीडर्स थे वो इस बात से बिल्कुल नाखुश थे, वहां के लोग इस बात से बिल्कुल नाखुश थे। तो जब जेवीपी कमेटी ने बोल दिया कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स नहीं बन सकते हैं तो लोगों को ऑब्वियस सी बात है, लोगों के अंदर आक्रोश आ गया, लोगों के अंदर गुस्सा आ गया।
धीरे 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 जैसे समय बीतेगा दोस्तों, लैंग्वेज के आधार पर एक स्टेट की डिमांड तेजी से बढ़ती जाएगी। और यहां पे एक नाम जो आपके सामने निकल के आता है दोस्तों, वो है पोटी श्रीरामुलु। ये भाई देखिए एक फ्रीडम फाइटर थे, आंध्रा के थे ये। इनको अमरजीवी भी बोला जाता है। 1901 में इनका जन्म हुआ, 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। ये हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे। पोटी श्रीरामुलु के बारे में बोला जाता है, पोटी श्रीरामुलु के बारे में कहा जाता है कि ये महात्मा गांधी जी के बहुत बड़े भक्त थे। और महात्मा गांधी जी ने यह भी कहा था कि अगर पोटी श्रीरामुलु जैसे मेरे पास 11 फॉलोअर्स हो ना, तो अंग्रेजों को तो मैं तुरंत हरा दूं, बहुत जल्दी हरा दूं। इन्होंने गांधी जी के साथ उनके साबरमती आश्रम में काम भी किया था, इंडियन मूवमेंट में भी इन्वॉल्व थे, हमारे फ्रीडम मूवमेंट में, और साथ साथ दलितों के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया था। तो बड़ी पर्सनालिटी थे ये, साउथ इंडिया की बड़ी पर्सनालिटी थे। आगे देखोगे दोस्तों कि ये आंध्रा के स्टेटहुड के लिए इन्होंने आवाज उठाई। अब आप देखोगे कि इनका जो फास्ट है दोस्तों, ये फास्ट शुरू हुआ 19 अक्टूबर 1952 को। ध्यान दीजिएगा, 19 अक्टूबर 1952 को इनका फास्ट शुरू हुआ और इनकी मृत्यु हो गई 15 दिसंबर 1952 को। खास बात यह थी कि ये खुद ही कांग्रेसी थे और कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी वो उनकी बात मान नहीं रही थी, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट ये बोल रही थी कि भाई हम लैंग्वेज को बनाने के लिए पूरे प्रोविजंस करेंगे, लैंग्वेज को सेफगार्ड करने के लिए पूरे प्रोविजंस करेंगे, बट लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बांटना सही नहीं है। लेकिन पोटी श्रीरामुलु जैसे जो लीडर्स है और भी बहुत से लीडर्स इनके साथ इन्वॉल्व थे, उनका बोलना था भाई स्टेट बनाइए तो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाइए। काफी दिन तक इनका आप कह सकते हैं फास्ट चला और 15 दिसंबर 1952 को देखिए इनकी हो गई मृत्यु। अब जब 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हुई, काफी बवाल मच गया। ठीक है, इनके जो फॉलोअर्स थे वो सड़कों पे उतर आए, दंगा फसाद शुरू हो गया। आप खास बात देखोगे दोस्तों, हमारी जो हिस्ट्री है, पोटी श्रीरामुलु से पहले अगर किसी की डेथ हुई थी फास्ट अनटू डेथ की वजह से, तो वो थे जतिन दास। जतिन दास एक प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरी थे दोस्तों। ओके, हमारे फ्रीडम मूवमेंट से एसोसिएटेड थे। बताइए कौन से फैक्शनल ग्रुप के साथ, कौन से आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये जतिन दास जी एसोसिएटेड थे? आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो आप यहां पे देखेंगे दोस्तों कि पोटी श्रीरामुलु जी की हो गई डेथ, सड़कों पे उतर आए लोग, काफी दंगा फसाद होने लगा। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को समझ में आया और एक डिक्लेरेशन आया कब, 29 दिसंबर 1952 को हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नेहरू जी ने डिक्लेयर किया कि भैया एक सेपरेट आंध्र प्रदेश स्टेट बनेगा लैंग्वेज के आधार पे। ओके, तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्रा स्टेट बनाया गया। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र स्टेट बना। और ये जो पहला आंध्र स्टेट बना दोस्तों, इसकी जो कैपिटल थी वो थी कुर्नूल। यहां तक आप चीजों को समझिए। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब मेन चीज आती है, जैसे ही ये आंध्र स्टेट बनेगा 1953 में, वैसे ही आप देखोगे दोस्तों कि जो बाकी साउथ इंडिया के जो स्टेट्स है ना, वो भी बोलने लगे कि भाई हमें भी स्टेट चाहिए लिंग्विस्टिक बेसिस पे। एक स्टेट बन गया लिंग्विस्टिक बेसिस पे, तो ऑब्वियस सी बात है बाकी लोगों को पावर मिल जाएगी कि हमें भी मिलेगा। तो फिर गवर्नमेंट को लगा कि इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल कमीशन बनाना चाहिए और उन्होंने एक कमीशन बनाया 1953 में, दिसंबर 1953 में कमीशन बना, नाम था फजल अली कमीशन। तो ऑब्वियस सी बात है इस फजल अली कमीशन के जो चेयरमैन थे वो फजल अली थे। इसमें 2 मेंबर्स और थे, एक थे के.एम. पनिक्कर और एक थे आपके एच.एन. कुंजरू। 2 मेंबर से एक के.एम. पनिक्कर, एक एच.एन. कुंजरू थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की सितंबर 1955 में। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये कमीशन बैठा दिसंबर 1953 में, रिपोर्ट सबमिट हुई सितंबर 1955 में। और सितंबर 1955 में इन्होंने बोला कि ठीक है, लैंग्वेज को एक बेसिस हम लोग मान सकते हैं स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन लैंग्वेज केवल एक बेसिस नहीं होगा। 4 बेसिस बोले इस कमीशन ने और कहा इन 4 बेसिस पे अलग अलग स्टेट्स बनाएंगे। पहला इस बेसिस था प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। दूसरा था लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, कि भाई लैंग्वेज होमोजीनियस होनी चाहिए, कल्चर होमोजीनियस होना चाहिए। फिर फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स को भी कंसीडरेशन दिया जाएगा और प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल को भी ध्यान दिया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाई नेशन एज अ होल को प्रोग्रेस करनी है। तो ये कहा गया ना कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट के सिद्धांत को यहां पे नकार दिया गवर्नमेंट ने, बट फिर भी गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम स्टेट के आधार पे, हम लैंग्वेज के आधार पे स्टेट बनाएंगे। तो अब फजल अली कमीशन ने थोड़ी सी एक बैलेंस्ड रिपोर्ट दी और बैलेंस रिपोर्ट में एक तरीके से बोल दिया गया कि भाई ठीक है, लैंग्वेज के आधार पे स्टेट बनाया जा सकता है। और उसके बाद आप देखोगे दोस्तों, लैंग्वेज के आधार पे स्टेट बने।
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ 1956 में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में पास हुआ, और बाद में आप देखोगे कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आया 1956 में। इसमें पार्ट ए जो स्टेट्स थे, पार्ट बी जो स्टेट्स थे, इनके बीच का जो फर्क है इसको हटा दिया गया, तो इसको स्टेट्स की कैटेगरी बना दिया गया। जो पार्ट सी के स्टेट्स थे, इन पार्ट सी के स्टेट्स को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया। तो पार्ट सी के अंदर जो भी स्टेट्स थे उनको आसपास के स्टेट के साथ मिला दिया गया। आप देखें यहां पे ये पार्ट सी स्टेट्स थे। अलग से इनकी जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस थी दोस्तों, उस इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को हटा दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो भोपाल था, इस भोपाल को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। उस मध्य प्रदेश में आपका मध्य भारत स्टेट भी था। तो आप देखोगे दोस्तों मध्य भारत स्टेट, ये वाला मध्य भारत स्टेट, विंध्य प्रदेश स्टेट और साथ साथ भोपाल को मिला के एक स्टेट बना दिया गया मध्य प्रदेश। तो आपका भोपाल की जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस थी वो चली गई। इस तरीके से जितने भी ये पार्ट सी के अंदर के स्टेट्स थे उनको आसपास के इलाके में मिला के पार्ट सी के स्टेट्स की जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस थी उसको खत्म कर दिया गया। पार्ट ए और पार्ट बी के स्टेट्स को जोड़ के एक अलग कैटेगरी बनाई गई जिसको बोला जाएगा स्टेट्स ऑफ इंडिया। ओके, और फिर इनके अलावा इस स्टेट्स ऑफ इंडिया के अलावा केवल एक कैटेगरी बनेगी, बचेगी, जिसको बोला जाएगा यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे बहुत मर्जिंग, तोड़ना, पाड़ना, काटना पीटना काफी कुछ हुआ यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों जो ट्रेवनकोर कोचीन स्टेट था, ये देखिए कहां पे दिख रहा है आपको ट्रेवनकोर कोचीन स्टेट, ये रहा। क्या हुआ ट्रेवनकोर कोचीन स्टेट, इसको मद्रास स्टेट की मालाबार डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ा गया और दक्षिण कन्ना के कसरगोड के साथ जोड़ा गया, और इन तीनों को जोड़ के क्या बना दिया गया, आज का केरला स्टेट बना दिया गया। तो इस तरीके की बहुत सी मिक्सिंग हुई दोस्तों उस समय पे, ठीक है। तो पटियाला को ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन के साथ जोड़ दिया गया, यहां पे आपको दिख रहा है ना, पटियाला को ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन के साथ जोड़ दिया गया और बदल दिया गया पंजाब में। अजमेर को राजस्थान में जोड़ दिया गया। तो इस तरीके की बहुत सी चीजें हुई और एक प्रॉपर रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, और उस रीऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारे सामने कुछ स्टेट्स निकल के आएंगे। तो जो टेरिटरी ऑफ इंडिया थी ना 1956 में, आप टेबल 5.3 देखिए, उसके बाद आपके 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज निकल के आएंगे। यूनियन टेरिटरी में आपके अंडमान निकोबार आइलैंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लैक्काद्वीप, मिनी क्वाइन, अमनदीव, मणिपुर, त्रिपुरा, बाकी सब आपके स्टेट्स बनेंगे। उस समय के जो स्टेट्स थे वो बहुत बड़े बड़े थे, और फिर आप अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे ये जो नए स्टेट्स बने थे, नई यूनियन टेरिटरीज बनी थी, ये 1956 के बाद भी छोटे छोटे भागों में टूटेंगी। ओके, तो अभी के लिए 1956 में क्या हुआ, और ये जितने भी कमीशन बन रहे थे आपके धर कमीशन, जेवीपी कमेटी, फिर आपका फजल अमी कमीशन, इनके रिकमेंडेशंस के बेसिस पे क्या किया गया। तो यहां पे मैं अपनी वीडियो को खत्म कर रहा हूं दोस्तों। काम भर की चीजें आपको बताई हैं। 1956 के बाद स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हुआ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों से।